अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। इस वक्त मुल्क की दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नया इंतखाबी बयानिया बनाने की कोशिश में है। मुस्लिम लीग नून के कायद अपने पुराने मौक़िफ़ को ही नए अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी तारीख यह बताती है कि इक़्तिदार में आने के लिए मियां नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुखालिफ बयानिया कायम करते हैं, लेकिन जब उन्हें इक़्तिदार मिल जाता है तो वो अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लेते हैं। अब एक बार फिर मियां नवाज शरीफ तकरीबन 4 साल लंदन में गुजारने के बाद अपनी वापसी से कबल 2 साबिक जर्नैलों और 3 जजों को पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जड़ बता रहे हैं। यह मौसीकी और राग कोई नया नहीं, बल्कि बड़े मियां साहब के ज़ौक़ के मुताबिक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किया जाता रहा है। हकीकत यह है कि मियां साहब जिस तबाही और बर्बादी का रोना रो रहे हैं, उसकी बुनियाद किसी और ने नहीं बल्कि खुद नवाज शरीफ साहब ने ही रखी थी। एक सीनियर सहाफ़ी के दावे के मुताबिक 2016 में मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर ही जनरल बाजवा को आर्मी चीफ तैनात किया गया था। हालांकि जनरल बाजवा उस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर थे। शरीफ बरादरान बाजवा साहब को लाने के लिए उनके सुसर से मुलाकातें किया करते थे। अक्टूबर 2020 में गुजरावाला में होने वाले ऑपोजिशन जमातों के जलसे से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा था कि तमाम बर्बादी के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। मियां साहब अपने बयानात और मरियम नवाज जलसों में कुछ जजों और 2 जर्नैलों की तस्वीरें दिखाकर उन्हें खूब लेताड़ते। जब जनवरी 2020 में जनरल बाजवा की बतौर आर्मी चीफ एक्सटेंशन का मुतनाज़े फैसला हुआ तो अपने मौके पर बयानिए के बरखिलाफ मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ ही के कहने पर एक्सटेंशन की हिमायत की। जब मीडिया ने उस यूटर्न पर सवालात उठाए तो मरियम नवाज साहिबा ने साफ कह दिया कि वो एक्सटेंशन के गुनाह में शामिल ही नहीं। उसके बरक्स मियां नवाज शरीफ के भतीजे हमजा ने खुद ही भांडा फोड़ दिया कि बाजवा साहब की तौसीक की हिमायत नून लीगी क़यादत की रजामंदी से हुई। ताहम मीडिया नून लीगी क़यादत के इस मुतजाद बयानिए का पीछा करता रहा और जब मरियम साहबा से जनरल बाजवा की तौसीक के बारे में सवालात किए जाते तो वो बड़ी खूबसूरती से जवाब देने से इज्तनाब करने लगे। और फिर दिलचस्प बात यह है कि बाजवा साहब की मुलाजमत में तौसीक के बाद नून लीग ने एक बार फिर मुजामत की सियासत शुरू कर दी, क्योंकि नून लीग को इक़्तिदार में वापसी चाहिए थी। मरियम नवाज ने बरबला कहा कि मज़ाहमत होगी तो ही मुफाहमत होगी। इसके बिल्कुल बरक्स शहबाज शरीफ जनरल बाजवा के गुण गाते नजर आए, क्योंकि नून लीग को इक़्तिदार मिल चुका था। हालांकि बकौल नवाज शरीफ जनरल बाजवा ने मुल्क के साथ संगीन और नाकाबिले माफी जुर्म का इर्तिकाब किया था। और अब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का हालिया बयान इस हवाले से काफी अहम है। अब एक बार फिर नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार, आसिफ खोसा और एक हाजिर सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज को मुल्क के हालिया बदतरीन मुआशी बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। मियां नवाज शरीफ का जजों और जर्नैलों के खिलाफ यह बयानिया कोई नया नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो इक़्तिदार में आने के लिए ऐसा तजादात से भरपूर बयानिया बतौर सियासी हथियार के इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि मियां नवाज शरीफ माजी में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के बारे में भी इसी तरह की बातें किया करते थे, लेकिन जब मियां साहब को इक़्तिदार मिल गया तो उन्हीं की हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी। अब एक बार फिर मियां नवाज शरीफ वही तजादात से भरपूर बयानिया दोहरा रहे हैं और पार्टी रहनुमाओं को यकीन दिला रहे हैं कि अगले इलेक्शन में आप यानी नून लीग ही कामयाब हो। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुकने कौमी असम्बली मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अली गौहर बलोच साहब और सियासी तज्ज़िया-निगार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। अली गौहर बलोच साहब, आपसे आगाज करूंगा। नवाज शरीफ वहां बैठ के कह रहे हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद से एहतसाब उनका होना चाहिए और उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। क्या ये मुमकिन बना सकेगी नून लीग इक़्तिदार में आकर? देखिए, सूरत हाल ये है कि बिल्कुल आपने बजा कहा है कि नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ है और हमारी तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और हमारी पार्टी है, हम ये समझते हैं कि जो 2013 से लेकर 2018 तक हमारी गवर्नमेंट थी, उनको वो शदीद मुश्किलात पेश आएंगी। एक तो हमारे सामने बड़े बड़े चैलेंजेस थे, जिसमें लोड शेडिंग का चैलेंज था, जिसमें आपके इल्म में है, पूरी कौम जानती है, दहशतगर्दी का चैलेंज था, मुल्क में सरमायाकारी लाने का चैलेंज था। हम उन चीज़ों पे काम कर रहे थे। साथ ही साथ जो उस वक्त जिस तरह से धरनों के ज़रिए, जिस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए, जिस तरह से फिर 2018 के इलेक्शन का चुराना, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना, जिस तरह से हमारी लीडरशिप के ऊपर झूठे मुकदमात कायम करना, वो आपको याद होगा कि गुजरावाला के जलसा में भी नवाज शरीफ साहब का यही मौक़िफ़ था। बिल्कुल। और आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है ना, उसका मतलब है कि
इजहार करना ज़रूरी है और एक बात को समझने की ज़रूरत है, फिर ही आपकी सवाल का जवाब मुकम्मल होगा। देखिए, हमने हमेशा किरदारों के ऊपर तनकीद की है। हम आज भी करते हैं, हम आज भी कहते हैं, हम आइंदा भी कहते रहेंगे। लेकिन किरदारों की वजह से इदारों के ऊपर हमला आवर हो जाना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है और पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। वो अब आप चले गए रिवायती अपने हरीफ पीटीआई के ऊपर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मुझे जरा ये फरमाएं कि 16 महीने हुकूमत थी आपकी, आपने गार्ड ऑफ ऑनर देके जनरल बाजवा साहब को रुखसत किया, जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोला शहबाज शरीफ साहब ने, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने तो तारीफ की जनरल बाजवा साहब की बतौर प्राइम मिनिस्टर, जबकि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि ये जनरल बाजवा का कसूर जो है वो कत्ल के जुर्म से भी बड़ा कसूर है। देखिए, जनरल बाजवा साहब के दो किरदार, एक उनका बाहैसियत आर्मी चीफ किरदार, एक उनका पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में किरदार। अब इसमें यह है कि जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन आपको याद होगा, मुझे तो बड़ी वादे याद है कि जिस वक्त हम मरियम नवाज साहिबा के साथ हाई कोर्ट में पेश होते थे और तारीखें भुगते थे, वहाँ पर मरियम नवाज साहिबा ने, उस वक्त वो ISI चीफ थे, जब बरमिलाप नाम लेकर जो है वो जनरल फैज हमीद के बारे में और उनके जो किरदार था सियासत के अंदर, मैं समझता हूँ कि एक नेगेटिव रोल था, उसका उन्होंने बड़ा बरमला इजहार किया। वैसे एक बात तो लग रही है कि यहाँ जितने लोगों से हमारी बात हो रही है, अली गौहर बलोच साहब आपकी पार्टी के, वो खुल के वो बात नहीं कर पा रहे जो बात नवाज शरीफ साहब ने की। इसका मतलब है अभी भी या तो आप लोग घबरा रहे हैं वो बात करने से, या नवाज शरीफ साहब के लिए वहां बैठ के बात करना बड़ा आसान है, आपके लिए आसान नहीं है। मैं जरा जनरल साहब को भी शामिल करूं। जनरल साहब, ये मुमकिन कैसे बनाएंगे नवाज शरीफ साहब? वो कह रहे हैं अब मट्टी नहीं डालेंगे, अब मट्टी डालने वाला काम नहीं होगा, अब इस पे मुहासबा होगा जनरल बाजवा का और जनरल फैज हमीद का, फिर बात आगे चलेगी। देखिए, बहुत बड़े बड़े उतना पत्थर, उतना बोझ उठाए जितना इंसान उठाने की काबिलियत, तो वरना मसाइल बढ़ जाते हैं इंसान के। बात यह है कि एक मुस्लिम लीग नून इस वक्त अजीब किस्म के कशमकश का शिकार है वो, क्योंकि उनके पास कोई पब्लिक के पास जाने के लिए बयानिया कोई नहीं है इस वक्त। चाहे उनकी गुज़िश्ता हुकूमत हो या ये 16 माह जो इनकी हुकूमत रही है, जिससे खुद नवाज शरीफ साहब अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं और उनकी पार्टी डिस्टेंस कर रही है अपने आप को, आदमी को उसको भी बहुत आड़े लगते थे। तो सब का जब आप काबिल जायज़ा लेते हैं तो मालूम ये होता है कि भाई इनके पास चूंकि भी सियासी बयानियाँ नहीं है, तो ये रिवाइव कर रहे हैं, आए हुकूमत हासिल करें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन में जीतें, जीतने के बाद आके मुहासबा करें ना। ये मसला ये है कि जब मुहासबे की हम बात करते हैं तो फिर ये एक तरफा स्टेट नहीं होगी। आप जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं, जनरल फैज हमीद की बात कर रहे हैं, मैं जाती तौर पे किसी पे बात करना नहीं चाहता, लेकिन जब आप मैदान में आएंगे, मुहासबे की बात खुलेगी, तो फिर तो और सी बहुत सारी बातें खुलेगी ना। फिर तो बहुत सारे ऐसे जो क्या कहते हैं क्लॉजेट में आ ही रहे इतने बड़े बड़े जो स्केलेटन्स हैं, डायनासोर जितना, सबसे बड़े डायनासोर से बड़े भी स्केलेटन्स जब आएंगे तो पता चलेगा बात। यानी जनरल साहब आप ये फरमा रहे हैं कि अगर नवाज साहब जनरल बाजवा का और जनरल फैज हमीद का एहतसाब करते हैं, तो फिर जनरल बाजवा भी कह सकते हैं कि इसहाक डार साहब ने कौन कौन सी करप्शन की, जो वो बताया करते थे, बतौर आर्मी चीफ बताते थे कि इसहाक डार कितना करप्ट आदमी है। जी, वो ये भी बताएंगे, शायद वो ये भी बताना पसंद करें कि ये जो बात कर रहे थे कि लोड शेडिंग की, कि क्या वजह है कि आज हमारी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी 44,000 मेगावाट है, ज़बरदस्त है, लेकिन हम 20,000 से ज़्यादा प्रोड्यूस कर नहीं रहे क्योंकि हम उसका वजन नहीं उठा सकते। ये क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा बिजली हम पैदा कर ली, उसकी ट्रांसमिशन का बंदोबस्त ठीक नहीं किया है। तो बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जब ये मुहासबे में आके बैठेंगे। बात करना बहुत आसान है, इसको एक नैरेटिव के तौर पर पेश करना बहुत आसान है, सोशल मीडिया की हद तक बात सही चलेगी, लेकिन जब आप मैदान में आएंगे, जब काम शुरू होगा, तो फिर तो जब किसी पर जब आप सवाल उठाएंगे तो भी तो उसका जवाब देने के लिए उसको भी तो इख्तियार होगा ना फिर। तो ये ऐसी चीज है जो मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। लेकिन वो ये भी तो कह सकते हैं ना जनरल साहब, मियां साहब ये भी तो कह सकते हैं कि अगर मैंने या मेरे किसी वजीर ने कोई करप्शन की है, या हमने कोई गलत सियासी फैसला किया या हुकूमती फैसला किया, तो उसका मुहासबा जनरल फैज हमीद को या जनरल कमर जावेद बाजवा को तो हक हासिल नहीं है कि वो हमारी हुकूमत टॉपल कर दें। वो तो अपने अमल का जवाब दें कि उन्होंने गैर आईनी काम क्यों किया।
देखिए, जब वो बात करेंगे उनको हुकूमत टॉपल करने का सबूत भी तो देने पड़ेंगे ना। उनको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि जब टेंशन की बारी आई तो मुस्लिम लीग ने बादब होके सर झुका के फैसला दिया और उनके हक में दिया, जनरल बाजवा के हक में। क्यों दिया उन्होंने फैसला? और उस वक्त भी तो, उससे पहले भी तो बात कर चुके थे ना कि ये बात हो चुकी जनरल बाजवा के बारे में, जनरल फैज हमीद के बारे में। बिल्कुल बात तो कर चुके थे मियाँ साहब, बिल्कुल। लेकिन फिर भी इनकी पार्टी ने हुक्म दिया, उनको हुक्म दिया, सब ने सर झुका के आमीन कहा और कर दिया। तो सवाल, बस बात कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसी गेम है जिसमें नुकसान दोनों फरीकों का है और बहुत ज्यादा नुकसान है। क्या हम इससे पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे? ठीक है, मुहासबे की बात ये नहीं कर रहे मुहासबा ना करें, करें मुहासबा, लेकिन फिर अपना मुहासबा भी करवाने के लिए तैयार हों, क्योंकि जिस मुकदमे में उनको सजा हुई है जी, और जिस तरीके से वो मुल्क से वो बाहर गए हैं, इसका भी तो कोई जवाब देने पड़ेगा ना उनको, कैसे हुआ है सारा कुछ। वो तो खैर कहते हैं ना कि ये तो सारा फ्लॉड फ्रैक्चर्ड केसेस थे, बनाए गए थे जनरल फैज हमीद ने, जनरल बाजवा साहब ने। हम तो इनोसेंट थे, हमने कुछ नहीं किया था। आसिफ सईद खोसा साहब थे, साकिब निसार साहब थे, एक मौजूदा जज इस वक्त सर्विंग है जिन्होंने आगे चीफ जस्टिस बनना है, उनका भी नाम उन्होंने कर लिया। वो तो एक नेक्सस के जरिए से वो अपनी सजा का जिक्र कर रहे हैं। वो इसलिए जिक्र नहीं कर रहे कि उन्होंने जुर्म किया था। देखिए, काउंटर नेक्सस भी तो आएगा ना। लोग तभी तो सवाल उठा रहे हैं कि अभी मनी ट्रेल तो नहीं मिली ना, कभी कति खत आया, कभी कुछ आया, कि मनी ट्रेल तो नहीं मिली ना। सवाल तो बड़ा सादा सिंपल सा था, उसका जवाब आज दे दें। हम आज को वोट देने को तैयार हैं, नहीं तो कोई इसमें शक नहीं। पहले भी हम वोट देते रहे नवाज शरीफ साहब को, नून लीग को वोट देता रहा हूं, मैं वोटर रहा हूं इनका, सही, मैं भी वोट देने को तैयार हूं, लेकिन कम से कम मुझे इसका जवाब तो चाहिए ना, क्लियर कट। बिल्कुल सही है। अली गौर बलोच साहब, कल आपके पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं उवैस लगारी साहब, उनको मैं सुन रहा था, उनसे साफ सवाल हुआ कि मियाँ साहब ये कह रहे हैं यहाँ कि हम मुहासबा करेंगे, वो कह रहे हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होना चाहिए। भाई मियाँ साहब कह रहे हैं मुहासबा करेंगे, पंजाब का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। तो ये मियाँ साहब ने आप सबको मुश्किल में डाल दिया वहाँ ये स्टेटमेंट देके। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उनकी बात बड़ी क्लियर है, और लेकिन कुछ लोग जो हैं वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए उसको ट्विस्ट भी कर रहे हैं। देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर का ये सिर्फ उसकी ड्यूटी नहीं है गवर्नमेंट की, ये इदारों के अंदर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होना चाहिए। इदारे अपने देखें ना किस वजह से, अगर आप यूं ही समझ लें कि अगर जनरल बाजवा साहब ने और जनरल फैज हमीद ने या उसके अलावा जो किरदार थे, जो जुडिशरी में बैठे हुए किरदार थे, उसमें कुछ और लोग भी शामिल थे, जस्टिस निसार भी वो अकेले बाजवा साहब तो नहीं थे, क्या उनकी इदारों के अंदर से अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो जनरल साहब ने फरमाया, अली गौर भाई, जो जनरल साहब ने फरमाया, फिर अकाउंटेबिलिटी का आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। देखें, बिल्कुल ठीक है, वो हम जो हम पर सवाल होते आए हैं, हम उनका जवाब देते भी आए हैं। हम आज भी अदालतों के अंदर खड़े हैं, हम कल भी अदालतों के अंदर खड़े थे। हम कब भागे? हमने तो हमेशा, आप भी नवाज शरीफ साहब आएंगे तो अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। हम कब भाग रहे हैं? हम तो नहीं कहते कि हमारे, आप भाग नहीं रहे, लेकिन आप केसेस को, सजाओं को कंट्रोवर्शियल भी तो बना रहे हैं ना। आप ओन तो नहीं कर रहे कि हाँ हमसे गलती हुई। अभी रिचर्ड डॉल्सन अमेरिकी सफीर को सजा हुई, उसने एतराफ़ जुर्म किया अदालत में, उसने कहा हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं मुजरिम हूं। आप तो कह रहे नहीं, हमें तो सजाएं दी हैं और उन्होंने जानबूझ के सजाएं दी। अगर मरियम नवाज साहबा बरी हुई हैं तो वो पूरी कौम ने देखा, वो अदालत के जरिए बरी हुई। ठीक है, अगर जिन अदालतों ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सजाएं सुनाई थी, उन जजों की ऑडियो वीडियोस आपके सामने हैं। जस्टिस सिद्दीकी साहब की जो बयानात हैं वो सब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हाँ जी। तो मकसद ये है बात करने का कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है कि आप चंद बातें काउंटर जी, अगर नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब को ये जवाब। देखिए, सियासी बंदा तो हर वक्त कटहरे में खड़ा होता है। ठीक है, जनरल साहब, अदालत बुला ले, जनरल साहब, ये वोट को इज्जत दो का, अगर मुझे ये बताएं, मट्टी इसलिए हम नहीं कह रहे, हमारी लीडरशिप का मकसद ये है कि जो वो इदारे हैं वो इन चीजों की अकाउंटेबिलिटी करें। पाकिस्तान अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता दोबारा उसकी
अल्लाह करे कि मुआशी तौर पर हम बेहतरी की तरफ चले जाएं, अल्लाह करे कि हम सियासी तौर पर जमहूरियत की तरफ प्रॉपर तरीके के साथ बढ़ जाएं। लेकिन क्या पाकिस्तान मुकम्मल हो सकता है? ठीक है फिर नया जनरल बादशाह साहब सर, ये वोट को इज्जत दो, पहले 2017 में मियां साहब लेकर आए सीक्वल 1 था, अब ये वोट को इज्जत दो सीक्वल 2 है, ये वॉल्यूम 2 कह लें आप। तो ये इस दफा मियां साहब दोबारा चूंकि वापस आ रहे हैं तो उनको एक नैरेटिव भी तो अपनी कामयाबी के लिए या अपने कमबैक के लिए लाना था ना, तो नैरेटिव यही था कि जी मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो नैरेटिव की तलाश में है। नून लीग काफी अरसे से एक नई नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब मसला ये है कि मैं और आप तो बात कर रहे हैं, इस मुल्क में 25 करोड़ आवाम और भी तो है ना जिन्होंने वोट देने। एक्चुअली क्या वो इस बात को मान लेंगे? देखिए पाकिस्तान बहुत आगे आ चुका हुआ है अभी। मुझे शायद आपको इतना अंदाजा नहीं होगा, और मेरा छोटा भाई अली, हमें इन चीज़ों का, जो हम देहात से रहने वाले हैं, लोगों से मिलते मिलाते हैं, अंदाज़ा है अब लोग बड़ी डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू हो गए हैं। ये 80-90 की दहाई वाली बात नहीं है कि आज आपने एक बात कर दी, बयाना चारों चल गया। अब आपको उन लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई साहब ये कुछ हुआ, कैसे हुआ। आप इनको कन्विंस कर लें, मियाँ साहब कन्विंस कर लें, शायद वो लोग मान जाए इनकी बात। सही। लेकिन मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि अब शायद उनको कन्विंस करना इतना आसान रहा नहीं है। और फिर मीडिया ने, सोशल मीडिया ने और खुद नून लीग की अपनी क़यादत ने बारहा अपने आप को इस पोजीशन में ला खड़ा किया है कि लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सके। तभी ये भी देखिए ना कि वो 4 हफ्ते का या 8 हफ्ते का वादा करके गए थे, 50 रुपए के स्टाम्प वापस 4 साल हो गए, नहीं आया अभी। हाँ, तो वो अब उसका कौन जवाब देगा? ये भी तो किसी को जवाब देना पड़ेगा ना। राइट। बहरहाल यानी आप कहने का मतलब यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं दूसरों के खिलाफ, तो फिर सवालात उनके खिलाफ भी उठेंगे और वो उठना शुरू हो गए हैं। इस दफा लोग इतनी आसानी से बार बार तब्दील होते हुए बयानिए को शायद फौरी तौर पर कबूल ना कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब और अली गौर बलूच साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे जमात इस्लामी कराची और पूरे पाकिस्तान में कहाँ खड़ी है, महंगाई पर, लोगों के मसाइल पर इस वक्त एक ही जमात ऑपोजिशन के तौर पर नजर आ रही है और वो है जमात इस्लामी। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ जवाल का शिकार है, जबकि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा इल्जाम लगा रहे हैं कि मौजूदा निगरान हुकूमत में ज्यादातर नून लीग के लोग शामिल हैं। ये तमाम जमातें दरअसल इक़्तिदार की शरीक जमातें हैं, इसलिए बाज़ाहिर इस वक्त मुल्क में हुकूमत की गलतियों की निशानदेही और जवाब तलबी करने वाली कोई अवामी ताकत या अपोजिशन मौजूद नहीं। ताहम इस खला को जमात इस्लामी किसी हद तक पूरा करने की कोशिश कर रही है। यह नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त बदतरीन महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मुतवस्सित तबका सुकड़ चुका है और गुर्बत में तशवीशनाक इजाफा हो चुका है। मौजूदा निगरान हुकूमत ने सिर्फ 30 दिन में पेट्रोल 58 रुपए और डीजल 56 रुपए महंगा किया। यूं तो जमात इस्लामी के बहुत से सियासी फैसलों पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन इस वक्त बज़ाहिर जमात इस्लामी की क़यादत अवामी मसाइल की तर्जुमानी करने की कोशिश कर रही है। गुज़श्ता माह अगस्त में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी ने मुल्क गीर मुजाहरे किए और एक बार फिर जमात इस्लामी सड़कों पर है। जमात इस्लामी 15 धरने दे चुकी है। इसी तरह पेशावर गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के एहतजाज का आज तीसरा रोज है। कराची में भी एहतजाज जारी है। कराची के लोगों से दरख्वास्त की गई है कि वो शाम 5 बजे अपनी गाड़ियों के इंजन बंद कर दें। मेरे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम साहब। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के एहतजाज का आज दूसरा रोज़ा। हाफिज साहब, कराची में भी आपका एहतजाज जारी है। कराची के लोगों से आपने दरख्वास्त कर रखी है कि शाम 5 बजे अपनी गाड़ियों के इंजन बंद कर दें और शहर भर में 15 मुकामात पर सड़कों पर रुक जाएं तकरीबन। तो कोई नतीजा इसका क्या निकल रहा है? कोई प्रेशर तो बाजार बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, चाहे वो आपकी सिंध निगरान हुकूमत हो या मरकजी निगरान हुकूमत हो। बहुत शुक्रिया। देखें मेरे भाई, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये हम पर फ़र्ज़ है, वाजिब है, और हम समझते हैं कि हम ये अपना फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी इस वक्त बहुत सारी बातें कर रही हैं, लेकिन ये सारी की सारी वो जमातें हैं कि जो इक़्तिदार में शरीक जमातें हैं। और इस वक्त जो अबूरी हुकूमत है या निगरान हुकूमत है, बुनियादी तौर पर तो ये एक्सटेंशन है पिछली पीडीएम की हुकूमत की जो 16 माह रही है। और अमलन इस हुकूमत ने भी, निगरान हुकूमत ने भी यही साबित किया है कि ये भी बस वही काम कर रही है जिस तरह IMF ने डिक्टेट करा दिया है, उसको लेकर चल रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि अगर टैक्सेस का इशू है और टैक्स जमा करने हैं और IMF की ये शर्त है कि हमें ख़जाने में इतने पैसे चाहिए, तो ये नहीं देख रहे कि ये पैसे अगर वो जागीरदारों पे लगा देंगे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, गिनती के 4% लोग हैं जिनके पास 40% ज़मीन है, जिन्होंने सिर्फ 4 अरब रुपए जमा कराएं कौमी ख़जाने में।
और 264 अरब रुपए सिर्फ सैलरीड लोगों ने अपनी इनकम टैक्स में जमा कराए। तो वो अगर चाहें तो जागीरदारों पर टैक्स लगाएं, लोगों को रिलीफ दें और पेट्रोल की कीमत कम करें, बिजली की कीमत कम करें। वो चाहें तो अपनी मराद कम करें। लेकिन कल आज ये खबर छपी है कि निगरान साहब ने वो मुस्तरद कर दी वो समरी जिसमें ये कहा गया था कि जो मुफ्त बिजली जिनको दी जा रही है या मुफ्त पेट्रोल दिया जा रहा है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है और एक मखसूस किस्म का तबका है जो सब कुछ कर रहा है। और अवाम के ऊपर आप बोझ पे बोझ डालेंगे तो भाई एहतजाज नहीं करें तो क्या करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके नतीजे में होगा क्या। इसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बढ़ रहा है। एक तो ये कि जमात इस्लामी वो पार्टी है कि जो पुरअमन और मुनज़्ज़म मुज़ाहिमत पर यकीन रखती है कानून के मुताबिक, वरना अनारकी फैल जाएगी अगर हम भी ये लीड नहीं करेंगे। लोग फिर अपने तौर पर फैसले करने लगेंगे। अब देखें इस वक्त तीसरा दिन है गवर्नर हाउस पे धरने का। 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल हुई है। हमने जो है 15 मुकामात पर शहर लोगों ने आज खुद सड़कों पर आकर अपनी गाड़ियां बंद की हैं और शहर बंद कर दिया। हमने फिर आधा घंटे में खोल दिया, बल्कि उस दौरान भी हमारे नौजवान एम्बुलेंसों को रास्ता देते रहे। इतना मुनज़्ज़म और पुरअमन एहतजाज और कोई गमला नहीं टूटा, कोई पत्थर नहीं पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोगों ने जिस गवर्नर हाउस कराची के बाहर या गवर्नर हाउस सिंध के बाहर आप जहां पे एहतजाज कर रहे हैं उस गवर्नर हाउस में जो एमक्यूएम के गवर्नर है वो एमक्यूएम कह रही है कि आप तो पीपल्स पार्टी का पार्ट 2 है या उसकी बी टीम है। पीपल्स पार्टी भी आप पर तनकीद कर रही है। सिंध में जो नया अलायंस बन रहा है उसमें फिर आप कहां खड़े होंगे? असल में देखिए बुनियादी तौर पर तो सिंध में अब तक पिछले 30-35 साल में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का अलायंस रहा है। ये अलायंस मौजूद रहता है हर हुकूमत में। ये इत्तेहादी होते हैं, मिलकर फैसले करते हैं और हमेशा वडेरों को बेच देते हैं कराची का पूरा मैंडेट एमक्यूएम वाले। अब दोनों की तकलीफ बता रही है कि जमात इस्लामी चूंकि इस वक्त शहर की नंबर 1 पार्टी है, अभी बल्दियाती इंतखाब में जमात इस्लामी को सबसे ज़्यादा वोट मिले। दूसरे नंबर पर कहीं दूर जाकर पीपल्स पार्टी थी, पहले पीटीआई थी और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी तो तीसरे नंबर पर थी और आधे वोट थे तकरीबन हमसे। तो इस पोजीशन पे ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की बिलबिलाहट भी और एमक्यूएम की तलमिलाहट भी दोनों ही समझ में आती हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि अब कराची जो है वो इन लोगों की तरफ नहीं जाएगा। तो इसलिए जमात इस्लामी का इस वक्त ये इशू भी नहीं है कि इंतखाबात में वोट कितने पड़ते हैं। जमात इस्लामी का इशू ये है कि अवाम परेशान है। इस वक्त पेट्रोल के बम गिर रहे हैं, हर 15 दिन के बाद एक अजाब मुसल्लत होता है। तो इंतखाब जब होगा जब देखेंगे, लेकिन अभी तो पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए और हम एक प्रेशर है सस्टेन भी रख रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं इसको और इनको कम करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। इनको रुकना पड़ेगा। ये जो हर 15 दिन बाद बम गिराते हैं ना, इनको रुकना पड़ेगा। तो हमें तो यकीन है इंशाअल्लाह और अवाम का इसमें शिरकत। हाफिज साहब मुझे खुद भी इत्तेफाक है आपके बहुत सारे एहतजाजी धरनों में या तहरीकों में शामिल होने का। मुस्लिम लीग नून के ज़माने में 2013 से 18 की हुकूमत में आपने एक ट्रेन मार्च किया था, मैंने उसको भी कवर किया। आप तहरीक इंसाफ के दौर में भी जमात इस्लामी ने काफ़ी एहतजाज किया, अब भी आप कर रहे हैं। आप सिर्फ एक एहतजाज करने वाली जमात ही है या सीटें लेने वाली जमात भी बनेगी? जब तक एहतजाज ट्रांसलेट ना हो या मटेरियलाइज ना हो किसी सियासी कामयाबी में तो उसका फायदा क्या होगा फिर? ये बात सवाल बहुत अहम है, लेकिन मेरे नज़दीक इस वक्त का ये सवाल नहीं है। वरना तो हर आदमी सिर्फ सियासी मौसम में बाहर निकलता है, इंतखाबी मौसम में, और काम करना शुरू कर देता है। जमात इस्लामी ने यह एतबार कायम किया है कि हमारा मकसद महज ये नहीं है कि इंतखाब में बरसाती मेंढक की तरह बाहर आएँ, टट्टर करें और चले जाएँ। लेकिन इसका जवाब यह है कि कराची में यही सवाल हमसे पहले किया जाता था ना, लेकिन हम मुसलसल सड़कों पे रहे कि इलेक्ट्रिक माफिया को बेनकाब किया, नादरा का मसला, पानी का मसला, बिजली का मसला, ये एतबार लोगों में कायम हो गया और जमात इस्लामी को कराची की नंबर 1 पार्टी वोट देकर बनाया लोगों ने। हमारी सीटें भी सबसे ज़्यादा, हमारे वोट भी सबसे ज़्यादा। वो तो कब्जा किया इन्होंने सीटों के नंबर इलेक्शन कमीशन के जरिए से। सबको पता है कि मेयर के इलेक्शन में क्या हुआ। तो इसलिए अब जमात इस्लामी नंबर 1 पार्टी है और ये ट्रांसलेट हुआ वोटों में और ये अब ये ट्रेवल करेगा पूरे मुल्क में भी इंशाल्लाह। हमारे 2 स्ट्रॉन्ग पॉकेट हैं, केपी और कराची, और अब पंजाब के पास भी अब कोई ऑप्शन आप बताएं ना। आपने खुद ही तज्जिया किया है कि इस वक्त लोग परेशान हैं, कहाँ जाएं, किससे बात करें, कौन तर्जुमानी कर रहा है। तो सिर्फ जमात इस्लामी। अब देखें 3 दिन पेशावर के धरने के हो गए और कल सिराजुल हक साहब लाहौर के गवर्नर हाउस पे धरना दे रहे हैं। 6 तारीख को सिंध गवर्नर हाउस पे धरना है। तो ये धरना सिर्फ शौकिया नहीं हो रहा, ये इंशाल्लाह इनको मजबूर करेगा, इस पूरे हुक्मरान तबके को। देखें अपनी अय्याशियां इनको खत्म करनी पड़ेंगी, इनको लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा, वरना फिर हालात इनके कंट्रोल में रहेंगे नहीं। ये कोई सियासी नारा नहीं है। लोग अपने बच्चों को अपने स्कूलों से निकलवा रहे हैं। लोग जो हैं 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहे, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हम करने दें खुदकुशियां, हम मरने दें लोगों को। तो अगर कोई नहीं उठ रहा तो क्या हम भी ना उठें? हम इसको अपना फर्ज समझते हैं, हम अपना दीनी फर्ज समझते हैं, अपना पाकिस्तानी होने के हिस्से से फर्ज समझते हैं और हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए। हम इंतखाब में जीत भी जाएंगे तो हम क्या ले लेंगे भाई? हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए,
हम कैजाक के लिए पैसे बनाते हैं, नेमतुल्लाह खान ने अपना घर भरा था, अब्दुल सत्तार अफगानी ने अपने घर लेकर गए थे वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का ये करैक्टर है कि लोग एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे, उससे सबको फायदा है। लोग इंतखाब में हमारे सपोर्ट करेंगे, उसमें भी लोगों का फायदा है। चलो, चूंकि आपने इंतखाब की बात की, तो आखिर में आवेद साहब, पीपल्स पार्टी और जेयूआई का इत्तेहाद, जेयूआई और एमक्यूएम का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ बन चुका है। जीडीए के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है इन दोनों जमातों का, और जीडीए की जमातें आपस में भी राब्ता कर रही हैं। तहरीक इंसाफ बहरहाल अभी कहीं नजर नहीं आ रही सिंध में कोई सियासी हरकत करते हुए। तो अब जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले एक वसी तर इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी, या आप अलहदा से पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम का मुकाबला करें? देखें भाईजान, ये जितने एक दूसरे से मिल जाए, दूसरा तीसरे से मिल जाए, तीसरा पहले से मिल जाए, ये सब एक ही है। हाँ। ठीक है ना। वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैसा अलायंस बन रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तो हुकूमत कर रहे थे और अब अचानक से जो है उसके खिलाफ इत्तेहाद बनाएंगे। एमक्यूएम और देखें, जेयूआई कराची की पॉलिटिक्स में ज्यादा मैटर नहीं करती, कराची हैदराबाद की पॉलिटिक्स में उनका अपना एक इंटरेस्ट है लाड़काना वगैरह की सीट का या कश्मीर की सीट का, उसमें शायद वो ये कोशिश करेंगे। लेकिन एडजस्टमेंट तो पार्टियों के दरमियान होती है। जमात इस्लामी अपने परचम अपने निशान पर लड़ेगी और बिल्कुल हम वाज़े तौर पर कौम के साथ जाएंगे। इंतखाबात के बाद देखा जाएगा कि क्या एडजस्टमेंट होगी, वो इंतखाब के बाद होगा। इंतखाब से पहले कोई हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, ये बहुत वाज़े बात है। और एमक्यूएम और जेयूआई का इत्तेहाद तो वैसे भी खैर कोई मैटर भी नहीं करता कराची में, तो इससे एमक्यूएम का पता चलता है कि वो बदतरीन हालात से दो चार है। वो जितना जमा होते चले जा रहे हैं उतने तकसीम होते चले जा रहे हैं। और अब वो उल्टी सीधी बातें, कब्जा करना, पार्कों पे कब्जा करना और ठेकेदारी निज़ाम के तहत चलाना, चाइना कटिंग को दोबारा शुरू करने की कोशिश करना, जो ऑफिसेज उनको मैसर आ गए हैं गवर्नर के या किसी और चीज़ के, उसको इस्तेमाल करना। तो ज़ाहिर है ये इससे पता चल रहा है कि ये चिराग अब बुझने के करीब है, फड़फड़ा रहा है। तो वो इंशाल्लाह इंतखाबात में कराची के अवाम बता देंगे कि, और अगर उन्हें ज़रा सा भी यकीन होता ना कुछ कामयाबी का, तो वो बल्दियाती इंतखाब से भागते नहीं। उनका भागना ही बताता था कि वो अब कराची में फिजल आउट हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईम साहब, अभी जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल फैसला लोगों ने करना है कि कौन सी सियासी जमात उनकी सही मानों में तर्जुमानी कर सकती है, उनके मसाइल की, और उनके मसाइल का हल बेहतर तरीके से पेश कर सकती है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान तो दुनिया को बता रहा था कि भारत किस तरह दहशतगर्दी में मुलव्विस रहता है, अब तो कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की आवाज़ें उठ रही हैं कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है। ब्रेक के बाद खुशामदेद। आलमी बरादरी की बेहिसी और ढील की वजह से भारत एक दहशतगर्द रियासत बन चुका है। यह कोई इल्जाम या मफरूजा नहीं, बल्कि एक खुला सच है जो कि अब दुनिया पर वाजे हो चुका है। रवां साल जून में कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर को भारतीय एजेंट्स ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। कैनेडियन हुकूमत इस पर खामोश न रही और उसके सिक्योरिटी इदारे मुसलसल तफ्तीश करके कड़ियां मिलाते रहे। अब कैनेडियन हुकूमत ने बाज़ाबता इंकशाफ किया है कि कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह की हलाकत में भारतीय हुकूमत और उसकी खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के पार्लियामेंट में हालिया इंकशाफात ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया है। उन्होंने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि किसी भी हुकूमत का कनाडा की सरजमीन पर एक कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्विस होना हमारी खुद मुख्तारी की नाकाबिले कबूल खिलाफ वर्जी है। और उन्होंने वाज़ेह किया कि मैं इंतहाई सख्ती के साथ भारतीय हुकूमत को मुतनब्बे करता हूं कि हमारे शहरी हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात के लिए कैनेडियन हुकूमत से ताउन किया जाए। दुनिया के 5 अहम ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भी भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो गया है। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी नजर कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हिमायत करती है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने हरदीप सिंह के कत्ल का मामला पार्लियामेंट में उठा दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल और खालिस्तान तहरीक का पस मंजर क्या है। सिख बरादरी इंडियन पंजाब को भारत से अलहदा करके एक आज़ाद वतन खालिस्तान बनाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। तकसीम बर्र सगीर के वक्त सिख भी अपने लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सिखों से अलग वतन का वादा करके उन्हें अपने साथ मिलाया और फिर उन्हें धोखा दिया। 60 और 70 की दिहाई में चरण सिंह पंची और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान की क़यादत में सिखों ने भारतीय हुकूमत को अलग मुल्क का वादा याद दिलाया। फिर सिख रहनुमाओं ने दल खालसा नामी तंजीम बनाई और खालिस्तान के लिए जिद्दोजहद शुरू रखी। 1984 में उस वक्त की भारतीय हुकूमत ने सिखों के खून से होली खेलने का भयानक मंसूबा बनाया। फिर 6 जून 1984 को अमृतसर में सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज ने धावा बोल दिया
भारतीय हुकूमत ने उस खूनी खेल को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया। 500 से ज्यादा सिखों को उन्हीं के इबादत खाने में गोलियों से छलनी करके हलाक कर दिया। बादशाह भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी अपने ही एक सिख मुहाफिज के हाथों कत्ल हो गई, जिसके बाद फूटने वाले फसादात में सिर्फ नई दिल्ली में 4000 से ज्यादा सिखों को कत्ल किया गया। भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में पुलिस ने दिल्ली में सिखों का कत्लेआम किया। हुक्काम ने ऐलान कर रखा था कि जो एक सरदार मारेगा उसे 1000 भारतीय रुपए और जितने ज्यादा सिखों को मारेगा उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। हालिया दिनों में यह चिंगारी एक बार फिर शोला बन रही है। भारत में आबाद 20 मिलियन और दुनिया भर में मुकीम 30 मिलियन से ज्यादा सिख भारत से अलहदगी के लिए एक बार फिर सरगर्म हो चुके हैं। जनवरी 2021 में हजारों सिखों ने दिल्ली के लाल किला पर सिखों का मुकद्दस परचम लहरा दिया, जिसके बाद खालिस्तान तहरीक में एक बार फिर नई रूह पड़ गई। मशहूर पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला ने जब यह गाना रिलीज किया कि यह मेरे बुजुर्गों का पंजाब है, कोई कश्मीर नहीं जिसे तुम दबा लोगे, तो उसके बाद भारत में आग लग गई। भारतीय हुकूमत ने उस गाने पर पाबंदी लगा दी और कुछ अरसा बाद सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। गुज़श्ता साल खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं और खास तौर पर हरदीप सिंह नजर ने भारत से अलहदगी और खालिस्तान के कयाम के लिए कनाडा में रेफरेंडम कराया। फिर यह सिलसिला बरतानिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक फैल गया। ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम के दौरान भारतीय हैकर्स ने वोटिंग मशीनों पर हमला किया। उससे कबल भी सिख बरादरी के एक इज्तिमा पर ब्रिस्बेन शहर में इंतहा पसंद हिंदुओं ने हमला करके कई अफराद को जख्मी कर दिया था। सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान की पुरअमन तहरीक से खौफजदा भारतीय इस्टेब्लिशमेंट दुनिया भर में उसके रहनुमाओं को निशाना बना रही है। अब वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारत के जारहाना अज़ाइम को लगाम डाले और कश्मीर समेत खालिस्तान और मणिपुर में कत्लेआम की आला सतह पर तहकीकात कराई जाए। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।